गया है। तो हम लोग जो हमारी परंपरा, हमारी जो संस्कृति है, इसको पहले समझिए। हमारे यहाँ अनेक हर एक क्षेत्र का अपना कुछ सांस्कृतिक धरोहर है। जैसे मिथिला के लिए हमारा जो लोकगीत है, लोक संगीत है, एवं हमारी जो कला है, मिथिला पेंटिंग है, इत्यादि अनेक कलाएं हैं, जो धीरे धीरे नई पीढ़ी में हम उसको कैसे हस्तांतरित करें, इसके लिए हम सेमिनार के माध्यम से आप लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए हम विद्यालय जाकर के हम सेमिनार का आयोजन करते हैं, जिससे नई पीढ़ी में हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो धरोहर है, उसको हम कैसे संजो करके रखें और कैसे एक विश्व पटल पर अपनी एक नई पहचान बनाएं। इसके लिए हमें प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों के माध्यम से, क्योंकि विद्यार्थी नई पीढ़ी का मुख्य स्रोत जो है, अब आने वाले पीढ़ी के लिए आप ही इस देश के भविष्य हैं। तो आप अगर अभी से प्रयास करें तो ये हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, इसको हम संजो करके कैसे रखें, इस विषय पर हम आज एकत्रित होकर के एक सेमिनार के माध्यम से आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हुआ। हमारी कलाएं अनेकानेक कलाएं हैं। कोई शिल्प कला में प्रवीण है, तो कोई गायन विद्या है, कोई यहाँ का लोक संगीत, यहाँ की जो हमारी अनेक परंपराएं हैं, इसको हम आगे अपने नई पीढ़ी की ओर कैसे स्थापित करें और एकत्रित करके कैसे हम संरक्षित करके आने वाले पीढ़ी के लिए हम एक प्रेरणा का स्रोत बने। तो हमें अपने संस्कृति के प्रति, अपनी कला के प्रति हमें एक जागरूकता पैदा करना है, जो हर एक विद्यालय में विद्यार्थियों के माध्यम से। देखिए, पहले होता था कि प्रत्येक गांव में एक नाट्य कला परिषद होता था, और नाट्य की परंपरा जो है अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है, वो साहसिक है। और जो हमारा ग्रामीण जीवन है, हमारा ग्रामीण परिवेश में वो लुप्त हो रहा है। तो हम कैसे उस कला को कैसे हम स्थापित करके कैसे हम उस कला को एक नई ऊंचाई प्रदान करें, इसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। तो हमें अपने कला की जानकारी अपने बुजुर्ग या हमारे जो शिक्षक हैं, पहले होता था प्रत्येक विद्यालय में एक संगीत सभा होती थी, तो संगीत का जो जिस क्षेत्र में है, अपना वो कला के माध्यम से आप तो शिक्षक के द्वारा और अपनी कला का प्रस्तुत करते थे। अब हमें अपने कला के प्रति जागरूकता कैसे, प्रत्येक विद्यालय में अब संगीत की भी व्यवस्था की गई है, और आप लोग अभी से अगर संगीत के माध्यम से अपनी पहचान बनाना चाहिए। देखिए, अभी एक मैथिली ठाकुर है, कृष्णपुर की लड़की है, जो अभी आपको विधायक भी बन चुकी है। तो अपने बचपन से ही संगीत के प्रति उसकी रुझान प्रदर्शित करते हैं कि वो अपना जो हमारा मिथिला का गौरव है, मिथिला की जो संस्कृति है, मिथिला की जो परंपरा है, हम कैसे अपने मिथिलांचल का नाम विश्व में और स्थापित करें। और हमें प्रयासरत रखना होगा अपने बुजुर्गों से, अपने साथियों से, जो भी उनके पास कला है उसको हम सीखने का काम करेंगे। तो हमारा मुख्य ध्येय ये है कि आप लोग कला के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति थोड़ा जागरूकता दिखलाइए, और आप लोग अभी से प्रयास कीजिएगा तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आप अपने यहाँ बहुत कला जो विलुप्त हो रहा है, हम
उस कला को कैसे फिर हम जनमानस के बीच ला करके उसको कैसे हम आगे की ओर बढ़ा दें, जिससे हमारा देश का नाम और भी गौरवान्वित हो। तो हमें अपने कला संस्कृति का क्षेत्र व्यापक है। ये गीत संगीत हमारे पास जो भी कलाएं हैं, एक आपको कोई कपड़ा पर कोई महिला बनाती है, पेंटिंग बनाती है या कोई फूल बनाती है, ये भी कला है जो धीरे धीरे अब सब मॉडिफिकेशन के चलते ये सब विलुप्त हो रहा है। तो हमें क्या करना है, जो हमारी पौराणिक कलाएं हैं, जो हमारे प्राचीन काल से जो कला हमारे पूर्वजों ने हमें हस्तांतरित किया है, उस कला को हम आगे की ओर कैसे ले जाएं, इसीलिए हम सब मिल करके अपने कला संस्कृति का विकास वैभव एक नई ऊंचाई तक ले जाए, जिसके लिए आप सबको प्रयत्नशील रहना होगा। प्रयत्न करने से कोई भी काम कठिन नहीं है। आप जब प्रयत्न कीजिएगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। आप अपने घर में जो अपने बुजुर्ग है, माता है या दाई है, कोई भी है, उनके पास जो कला है, उनके पास जो भी कला है, उनसे सीखने का कार्य आप लोग करेंगे और धीरे धीरे वही कला आप एक नई पहचान, आप एक नई ऊंचाई तक ले जाएगी, जो आपके जीवन को एक आदर्श पैदा करेगी। हमारा संस्कृति, हमारी पहचान, हमारी सभ्यता आज नहीं, हम विश्व गुरु शुरू से थे और अभी भी आगे भी रहेंगे। आज से नहीं, हमारे यहाँ विदेशों में से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये अनेक विश्वविद्यालय थे जो कि हमारी पौराणिक धरोहर जो है उसको अपने विश्व पटल पर एक नई मानचित्र स्थापित किया है। हम अपनी परंपरा, सभ्यता, संस्कृति एवं लोकगीत, लोक संगीत, लोक नाट्य इत्यादि जो भी हमारी कलाएं हैं, हमारी जो संस्कृति की पहचान है, उसको हम आगे की ओर कैसे ले जाएं, इसमें आप लोग अभी से अगर प्रयास कीजिएगा तो ये जो विलुप्त हो रहा है कि उस चीज को आप धीरे धीरे अपने जीवन में उतार करके भारत की पहचान एक नई ऊंचाई तक ले जाइएगा। तो आप लोग जो भी कला है या जो भी गीत है, संगीत है, प्रत्येक हमारा जो है उत्सवों का देश है। भारत क्या है? उत्सवों का देश है। यहाँ हर एक त्योहार, हर एक पर्व पर कुछ विशेष चीज आयोजित किया जाता है, जैसे उपनयन हो, मुंडन हो, अनेक संस्कार है, जिसके तहत हम अपनी जो गीत संगीत है इस रूप में मनाते हैं कि विदेशों के लोग भी यहाँ की कला संस्कृति की ओर आकृष्ट होते हैं। तो हमें अपनी कला संस्कृति परंपराओं का ध्यान रखना होगा। हम कैसे अपनी कला को, अपनी संस्कृति को कैसे बचाए रखें, एक विश्व पटल पर हम एक नई पहचान दे सके। इसीलिए हम सब एक साथ मिलकर के जो भी कला है, कला के प्रति अपना रुचि दिखलाइए। बहुत सरकार भी समय समय पर या एनजीओ के माध्यम से भी सरकार बहुत कलाकारों को प्रोत्साहित करने का काम करती है और जो भी कलाकार है उसे अपने क्षेत्र में विकास, अगर किसी को पुरस्कृत किया जाता है तो उसे अपने कला में और निखार लाने की कोशिश करता है। तो हमें अपने कला के प्रति जागरूक रहना चाहिए और हम अपनी संस्कृति के प्रति भी जागरूक रहें और हम जो सभ्यता हमारी है उसको भी पुनर्जीवित करें। बहुत सारे परंपरा ऐसे थे जो कि अब धीरे धीरे उसका रूप, पहले लोग प्रणाम पैर छू करके करते हैं, आप सीधे यहाँ से प्रणाम करते हैं। तो ये सब चीज जो है धीरे धीरे विलुप्त, उसका रूप दूसरा ले रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, तो हमारी पुरानी चीज है, जो पुरानी परंपरा है, हमें उसे अपनाना चाहिए।
हमें उसे एक नई ऊंचाई तक ले जाना चाहिए। और भी शिक्षकगण हैं, मैं फिर भी बोल दूंगा और मैं और शिक्षकगण से अनुरोध करता हूँ कि आकर के 2 शब्द कहें और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कला को कैसे हमें पुनर्जीवित करना है, कैसे क्या करना है। धन्यवाद। मंच पर विराजमान हमारे विद्वान शिक्षकगण और इस एक दिवसीय सेमिनार जिसका विषय है नई पीढ़ी में लोक कला और जो है आयोजक आदर्श महिला मंडल लड़वामा विशेष सेमिनार आयोजन करने के लिए बहुत बहुत बधाई। और बच्चों, आपके लिए जो ये अवसर है वो जानने का, इसके लिए आप अपने को गौरवान्वित महसूस करें कि एक सेमिनार के माध्यम से आपको ये मौका मिल रहा है कि कुछ सीखें। तो आपको बहुत सारा प्यार। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, जो आयोजक मंडल में से सदस्य आप लोगों को बता रहे थे, नई पीढ़ी में लोक कला और संस्कृति के प्रति जागरूकता। ये जो सबसे पहले जानिए कि नई पीढ़ी क्या है। आजकल आप देखते हैं देश में जेन जी की बातें आप सुन रहे हैं। आप सुने होंगे रोज के अखबार में डेली की घटनाओं से आप अवगत होते हैं कि ये जो 21वीं शताब्दी का जो एक तीसरा दशक है वो युवाओं का दशक दिख रहा है। वो युवा जहां एक इस अरसे से इन बच्चों में नई चीजें आई हैं। बच्चे ज्यादा टेक्नोलॉजी में जागरूक हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बच्चे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप और इंटरनेट की दुनिया में बहुत आगे बढ़ा दिए हैं खुद को। साथ ही एक दुख की बात है कि लोग अपने जो क्षेत्रीय लोक कला और संस्कृति है उसको हम लोग भूलते जा रहे हैं। जैसा कि सर बता रहे थे, हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जब हम लोग छोटे छोटे थे तो अनेक अवसरों पे नाटक होता था। गांव के जो युवा वर्ग होते थे वो उन्हें अपना अपना रोल दिया जाता था और वो 1 महीना 1.5 महीना प्रैक्टिस करते थे और एक विशेष दिन वो उसे उस रंगमंच पर अपना संचालन करते थे। वो खत्म हो गया है, वो नहीं खत्म होनी चाहिए। दुर्भाग्य है हम लोग जितने भी विदेश से आया हुआ त्योहार है हम उसे फॉलो कर रहे हैं, उसे मानने लगे हैं। लेकिन हमारे देश का जितना भी त्योहार है अगर आप उसको देखेंगे, एक एग्जाम्पल ले लीजिए छठ पूजा का, आप उसमें देखिए खास करके बिहार में इन चीजों की इतनी एक त्योहार इतना सफल है। अगर आप उसमें देखेंगे तो जितना भी चीज उसमें है उसको सारी चीजें, एक तो पूजा भी प्रकृति का है, सूर्य का पूजा है और उसमें जितने भी चढ़ावे होते हैं वो सब प्राकृतिक है, नेचुरल है। तो प्रकृति की पूजा हमारे सनातन में बहुत वर्षों से आता रहा है, उसे हमको बचाए रखना है और हमें भाग्यशाली और सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि बिहार के लोग आज भी जहां कहीं भी है इस त्योहार को काफी जोर शोर से मनाते हैं। ऐसे ही हमारी नाट्य कला, आप मिथिला पेंटिंग के बारे में सुने होंगे। पिछले कुछ वर्षों से मिथिला पेंटिंग में जो बच्चे हैं जिसको मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं,
इसको जान लीजिए। मधुबनी एक जिला है जो विशेष तौर पे इस कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें हम लोग इस जिला के निवासी हैं, उसका महत्व नहीं हम समझ पाते हैं। और आज अगर आप चले जाइए, इसके जो अलग अलग प्रिंटिंग है, इसकी काफी कीमत है, इसमें बहुतों को रोजगार मिला है और एक दोबारा से रिवाइव हुआ है, दोबारा से एक पुनर्जीवित हुआ है। वैसे ही नाट्य कला, मिथिला पेंटिंग एक अपने समय में आप सुने होंगे जॉन जॉकी, जब बारिश होती थी तो महिलाएं जॉन जॉकी का गाना गाती थी, नाचती थी। वो खत्म हो गया, आज के बच्चे शायद समझेंगे नहीं। सामाजिक के बाद है ना, ये जितनी भी चीजें हैं ये क्या है, हमारी संस्कृति है, इस एरिया की मिथिला की, और उसके पीछे की कहानी है। तो बच्चे सबसे पहले तो आप जानिए, मैं विशेष धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि आज सर को इस विषय पे लोग चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। आज इन्होंने समय निकाल करके विशेष तौर पे इस विषय की चर्चा के लिए इन्होंने समय रखा, ताकि आप लोग इसको समझ रहे हैं, जान रहे हैं। आज बताने वाला नहीं है, और मान लीजिए कि सर नहीं बताएंगे, थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं, अगर हम नहीं बताएंगे तो आज के जनरेशन और आने वाले जनरेशन में कहां से ये सारी चीजें पता चलेंगी, कुछ भी नहीं पता चलेगा। और जब चीजें कुछ नहीं पता चलेगा तो चीजें खत्म हो जाती है। आज अपने देश में और खास करके मिथिलांचल के क्षेत्र से आप देखेंगे संस्कृत जैसी भाषा विलुप्त हो रही है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सिर्फ वो लोग, सरकार नहीं, सिर्फ वो लोग जिम्मेदार हैं जो इस भाषा को जानते थे लेकिन वो दूसरी पीढ़ी तक, दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचा है। आज क्या हुआ? आज दूसरी पीढ़ी क्या है? जबकि अगर आप जानने की कोशिश करेंगे इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो पता चलेगा सबसे जो सुटेबल लैंग्वेज है, जो सबसे प्रयुक्त जो भाषा है कंप्यूटर के लिए, वो संस्कृत है। लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाई। संस्कृत से ज्यादा साइंटिफिक, संस्कृत में जितनी वोकैबुलरीज हैं, वर्ड्स हैं, जितने शब्द हैं, उतने हिंदी में भी नहीं है, और अंग्रेजी में तो उससे भी बहुत कम। लेकिन आज देखिए संस्कृत की हालत, अपने क्षेत्र में भी सारे बच्चे, सारे का मैं बताऊं, अगर 5% बच्चा भी संस्कृत पढ़ना जानता हो बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, दुर्भाग्य। ऐसे नहीं होनी चाहिए। अपनी कला और अपनी संस्कृति, संस्कृति क्या है? जो हम खाते, हमारा खान पान संस्कृति है। संस्कृति क्या है? जो हम पहनते हैं, जो हमारा वेशभूषा, पहनने का तरीका है, क्या है? संस्कृति का हिस्सा है। जो हम भाषा बोलते हैं वो क्या है? हमारा कल्चर, वो हमारा संस्कृति है। हम जिस त्योहार को मनाते हैं ये क्या है? हमारा त्योहार हमारी संस्कृति का हिस्सा है। संस्कृति कहीं बाहरी का चीज नहीं है। कला क्या है? वही चीज, कला मतलब कि हम अपनी संस्कृति में, हम अपने कल्चर में जो चीज अपने मनोरंजन के लिए करते थे वो कला है। मनोरंजन के लिए पुरुष आपस में 10-20 लोग मिल करके गीत गाते थे। आप लोग सोहर का नाम सुने होंगे, आप समदान का नाम सुने होंगे, आप भजन सुने होंगे। इंग्लैंड के लोगों के लिए कल्चर नहीं है, एक कला नहीं है। अमेरिका के लोगों के लिए नहीं है, उनका अपना होगा। लेकिन हमारे लोगों के लिए, पहले तो भारत के लोग के लिए कला है। भारत भी विविधता का देश है। उसके बाद हमारे मिथिलांचल की, पहले तो बिहार का, बिहार भी कई सारी भाषाएं हैं, कई सारे अलग अलग कला है। अगर भोजपुर की साइड आप चले जाओ, वहां की अलग है, भाषा भी अलग, और वहां लोगों का अलग, घर का जो विधि व्यवस्था है वो भी अलग है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आप भोजपुर एरिया में चले जाओ, अपने यहाँ भी साइड होगा, लेकिन वहां एक चीज कॉमन आपको देखने को मिलेगा कि महिलाएं जब पीछे में घुसती है, कोई भी व्यक्ति वहां
तो जब वो पूरी तरह से सुबह में स्नान कर लेगी तभी वो चाय भी बनाएगी। इसको कल्चर कहते हैं। सुबह में जब वो पहली चाय बनाएगी किचन में, मतलब कि जो चूल्हा जलेगा वो तब उठेगी जब वो स्नान कर रही है, मतलब वो किचन को इतना पवित्र स्थान दी हुई है। उनका कल्चर है ना। अपने यहाँ देखते होंगे बेटी या दामाद का जो रिश्ता है अपने समाज में, अपने परिवार में, क्या है वो रिश्ता है जो जन्म जी ने भगवान राम को दिया था। हमारे समाज में मिथिलांचल में बेटी का अधिकार जीवन पर्यंत अपने माता पिता के यहाँ होता है, पूरा अधिकार। शायद बेटा बहू के प्रति उतना स्नेह नहीं रह जाता है जितना कि बेटी दामाद और उनके बच्चे के प्रति रह जाता है माता पिता का। एक कल्चर है, ये आज का नहीं है, इसी को सनातन कहते हैं। सनातन मतलब कंटिन्यूअस, जो कल भी था, जो आज भी है और जो कल भी रहेगा, वही तो सनातन है। ये जो चीजें हैं इसको आपकी विशेष जिम्मेदारी है जो आने वाले जनरेशन है कि समझें कि हमारी कलाएं क्या थी, हमारा संस्कृति क्या है, हम इसको कैसे बचाएंगे, हम इसकी रक्षा कैसे करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करने वाला है। आप अपनी जड़ से विमुख हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग, मैं जिन्हें जानता हूँ, दिल्ली और बॉम्बे में पिछले 15-20 साल से बस गए और अपने बच्चों को एक कला और संस्कृति अपनाने सिखाया। आज उनको पारिवारिक जीवन में एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होता है शादी के बाद, और उन्हें एक चीज का एहसास होता है कि हमने गलती किया कि बार-बार हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से क्यों नहीं जोड़े रखा। जो भी हमारे ऊपर या हमसे बड़े हैं उनको इस चीज का एहसास हुआ, वो समझते हो तो उन्हें बहुत एहसास चीज होगा। वो एक तरह से समझो कि उचित है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। और आज यही कारण है कि बहुत सारे लोग जो पूरा जीवन नौकरी किया अमेरिका में, वो कहता है नहीं हम तो शादी बाल बच्चा को भारत में ही करेंगे, वहां नौकरी करने के लिए जा रहा है, लेकिन उनको वहां की कल्चर पे क्या आंदोलन कर रहा है, वहां का कल्चर आप उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली में करने को चल रहे हैं, आप देखते होंगे कि बेटा या बेटी की शादी में करते हो कहेंगे कि हम बिहार से करेंगे, बिहार की लड़की या बिहार का लड़का हमको ज्यादा जच रहा है। कारण है क्योंकि आज दिल्ली जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहां तो विदेशों का ज्यादा इन्फ्लुएंस है। वहां जो तलाक है, जहां डिवोर्स है, वो कॉमन है। लेकिन आज भी हमारे समाज में कल्चर में अगर कोई एक दूसरे से तलाक मिले तो पूरे समाज के लोग उनको ये दृष्टि से देखता है। ये दृष्टि से देखना मतलब हमारा कल्चर स्वीकार नहीं कर रहा है उसको। क्यों? क्योंकि हमारे कल्चर में तो 7 जन्म का रिश्ता है ना साथ। तो क्या कहता है कि नहीं, देखो कितना साइंटिफिक है। तलाक कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तलाक के बाद जो बच्चे को परेशानी होती है, हमारा देखो कितना साइंटिफिक सिस्टम है कि भाई दोनों के मन में मिले, उसके लिए बच्चों की क्या दोष है, उसको तुम पीड़ित करना चाह रहे हो नहीं। इसलिए क्या कहा कि अग्नि को साक्षी मान करके 7 जन्म का रिश्ता स्वीकार करें। इसलिए जो बाहर लोग गए हैं कहते नहीं, ये सिर्फ कर्मकांड नहीं है, ये सिर्फ विधि नहीं है, ये सिर्फ मंत्रोच्चारण नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों के खून में। बच्चे आप ये चीजों को कहां से शुरू कर सकते हैं? अपने परिवार से, अपने छोटे आपके जो भाई बहन हैं उनके माध्यम से आप इस संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं, इस कला को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार पुनः दोबारा अब आयोजन करता हूँ, ढेर सारी बधाई, शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग बताएं क्या हम लोग एक दिवसीय प्रोग्राम के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। इसका थीम है कि नई पीढ़ी में लोक कला और संस्कृति के प्रति जागरूकता।
कला और संस्कृति हमारे पूर्वज ने हमें दिया, उसको बचा के हमें रखना है और उसमें जितना अच्छा हो सके उसको और डेवलप करना है। ठीक है, और उसमें आता है सबसे पहले डिसिप्लिन। यदि हम लोग डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और अपना जो रिस्पेक्ट है दूसरों के प्रति भाव रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन की उज्जवल और बहुत अच्छा सुनहरा होगा। हम लोग मिथिला में रहते हैं और हम चाहेंगे कि मिथिला से रिलेटेड ही एक छोटा सा गाना मैं तुम लोगों को सुनाऊं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आजादी करना सुंदर नहीं कोनो धाम यो भैया, सुंदर नहीं कोनो धाम यो भैया, सबसे पावन ई धरती पर मिथिला धाम यो भैया, सबसे पावन ई धरती पर मिथिला धाम यो भैया, एहन सुंदर नहीं कोनो धाम यो भैया, सबसे पावन ई धरती पर मिथिला धाम यो भैया। देश राजा जनक के सीता के अंगना यो, विद्यापति आंगन शंकर बन उगनायो, मर्यादा पुरुषोत्तम पाहुन राम यो भैया, मर्यादा पुरुषोत्तम पाहुन राम यो भैया, सबसे पावन ई धरती पर मिथिला धाम यो भैया। हमर मिथिला में पंडित और मुनि ज्ञानी यो, साग खाई दिवस कमौला जे अच्छी नामी यो। हमरा मिथिला में पंडित और मुनि ज्ञानी यो, साग खाई दिवस कमौला जे अच्छी नामी यो। सुगा पढ़े छे वेद पुराण यो भैया, सुगा पढ़े छे वेद पुराण यो भैया, सबसे पावन ई धरती पर मिथिला धाम यो भैया, सबसे पावन ई धरती पर मिथिला धाम यो भैया। अपन मातृभाषा मैथिली सब दियो बाजू यो, चाहे रहू दिल्ली बम्बई या पंजाब कमाबू यो। अपन मातृभाषा मैथिली सब दियो बाजू यो, चाहे रहू दिल्ली बम्बई या पंजाब कमाबू यो। मीठी बोल मैथिली पहचान यो भैया, मीठी बोली मैथिली पहचान यो भैया, सबसे पावन ई धरती पर मिथिला धाम यो भैया, सबसे पावन ई धरती पर मिथिला धाम यो भैया, सबसे पावन ई धरती पर मिथिला धाम यो भैया। संस्कृति है, इस संस्कृति को बचा के रखना हमारा कर्तव्य है और हम एक उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे कि तुम लोग जरूर इस कल्चर को बना के रखो और ज्यादा से ज्यादा इसे अच्छा बनाओ, अपने बच्चों को अच्छे गुण सिखाओ, तुम लोग सीखो और अपने गार्जियंस, अपने घर के पास के लोगों को, अपने पड़ोसी को भी सिखाओ। हम तो सीखेंगे, अपने दुश्मन को भी सिखाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद। आप प्रधानाध्यापक महोदय से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द आप लोग तो बीच में आकर के बोले। धन्यवाद।
दो भी संस्था है, उनका नाम क्या है? आदर्श महिला मंडली। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और मुबारकबाद देना चाहूँगा कि गाहे बगाहे वो इस तरह के कार्यक्रम करते हैं जिससे हम लोग अपना जो संस्कृति है उससे करीब होते हैं, उससे करीब होने का, उसके पास आने का मौका मिलता है। मिथिला की संस्कृति बहुत ही बड़ी संस्कृति है। मिथिला खासतौर से जो उत्तर भारत का बिहार राज्य और इसमें भी नेपाल की तराई और जो उत्तरी भारत से सटे हुए नेपाल से सटे हुए दक्षिणी नेपाल से सटे हुए जो ये हैं जिले हैं बिहार के, खासतौर से मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सुपौल, इस सारे जिला में ये जो 4-5 जिला हैं ये मिथिलांचल कहलाता है। और मिथिलांचल की पहचान कई चीज़ों से होती है, खासतौर से संस्कृति से होती है और इस संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ का खान पान, यहाँ का गायन, चित्रकला, ये सारी चीज़ें विश्व प्रसिद्ध हैं। बच्चों मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप मिथिलांचल के हैं, क्या बता सकते हैं कि आपके मिथिलांचल के खान पान में जो मिथिला की पहचान है वो क्या है? पान और कुछ, जैसे एक बच्चे ने कहा पान, चूड़ा दही, मखाना और भी कई चीजें हैं, पकवान में जैसे ठेकुआ, ये सब मिथिला की पहचान है। इसी तरह मिथिला में जो साहित्य में अगर आप देखिएगा तो विद्यापति के बहुत सारे जो की रचना है वो काफ़ी मशहूर है, जैसे फाग है, नचारी और आदि बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मिथिला पेंटिंग है जो विश्व प्रसिद्ध है, दुनिया में मशहूर है हमारी मिथिला की कला ये पेंटिंग। और भी कई चीज़ें हैं। आप हमारे मिथिलांचल में सौराठ सभा है जो काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। आप लोग जानते हैं सौराठ सभा को? सौराठ सभा जानते हैं? सौराठ सभा आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ये पूरे भारत में ही नहीं विश्व में प्रसिद्ध है। ये अलग नौयत का, अलग तरीके का एक मेला है। यहाँ पर दूल्हा खरीदे जाते हैं। क्या होता है? लोग नहीं जानते हो तुम लोग? दूल्हा का मेला लगता है। दूल्हा तो जानते हो ना? दूल्हा का मेला लगता है। हमारे दाएं तरफ बाएं तरफ जो बच्चे बैठे हैं भविष्य में दूल्हा बनेंगे और शादी नहीं होगी तो वहीं ले जाकर बैठाएंगे। भविष्य का दूल्हा होना तुम लोग। तो वहाँ पहले क्या होता था, अब होता नहीं है। अब सिर्फ प्रतीक के तौर पर वो मेला है, बाकी वहाँ पर इस तरह का मेला लगता नहीं है। कुछ लोग उसको जिंदा रखे हुए हैं संस्कृति के तौर पर, अपनी संस्कृति की जैसे हिफाजत हम लोग करते हैं उसके तौर पर उसको रखे हुए हैं। बाकी वो काम नहीं होता। पहले दूल्हा बैठते थे पान खा करके और लड़की वाले आते थे, देखते थे वहाँ कि कौन दूल्हा उनकी लड़की के लिए प्रयोग है और फिर गार्जियन से बात होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी संस्कृति में है और बहुत ही फख्र की बात है। आप उस संस्कृति में पले बढ़े, ये हमारी कामना है। नए ज़माने हैं, इंटरनेट का दौर है, AI का दौर है, लोग पुरानी चीज़ों को भूलते जाते हैं और नई चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि नई चीज़ों में चमक धमक है, काफ़ी अट्रैक्शन है। लेकिन पुरानी चीज़ों से जुड़े रहना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर नई चीज़ों में जाइए, लेकिन अपना जो असल है, अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं, अपने जो पुराने गाने हैं, नृत्य हैं और जो भी कला है उसको भी बाकी रखना चाहिए। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप लोग के बीच में प्रधानमंत्री महोदय अपनी बात को रखे। आपसे यही अनुरोध है, आपसे यही हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग अपने कला
और संस्कृति, जो हमारा वेशभूषा, रहन सहन, खान पान इत्यादि के अनेक चीजें हैं, उसको हम कैसे विलुप्त हो रहा है, उसको हम कैसे अपने जीवन में ला करके उपयोग करके हम अपनी नई पीढ़ी को एक उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करें कि जो ये पुरानी जो हमारी परंपरा थी, पुराना जो हमारा लोकगीत, लोकनृत्य या लोक संगीत, लोक कला इत्यादि को हम कैसे बचाए रखें और आने वाले पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाए। तो हमें अपने बुजुर्ग जिसको भी जानकारी है कि गांव भर में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि अनेक जो पर्व का गीत है, जैसे सोहर, सप्तान, छठ इत्यादि अनेक जो पौराणिक हमारी जो संस्कृति है, इस गीत संगीत को हम कैसे उसे सीखें और अपने सीखे ही नहीं, अगल बगल के बच्चों को भी प्रोत्साहित करें कि अपने कला और संस्कृति के प्रति वो अपना रुचि प्रदर्शित करें। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम कैसे अपने संस्कृति, भाषा, इस पहचान को कैसे एक विश्व स्तर पर ले जा करके हम अपनी पहचान को समृद्धि की ओर ले जाए। तो हमें ऐसा ये है कि तो आप लोग इस कार्य को अवश्य कीजिएगा और सीखने आप लोग अभी नई पीढ़ी है और आप अगर सीखिएगा तो आने वाले पीढ़ी को भी आप बतला सकते हैं कि ये सब चीजें हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की जो धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, हम लोग ने प्रयास करके उस संस्कृति और परंपरा को बचाया है। तो आप लोग सभी जितने भी छात्र छात्राएं हैं, हमारे सेमिनार का करने का आयोजन सिर्फ ये है कि आप लोग अपना रुचि, अपनी कला संस्कृति के प्रति रखें। हमारा जो भाषा है, सर बोले कि अभी संस्कृत जो हमारी सबसे पूर्ण भाषा है, कोई भी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है। तो संस्कृत के प्रति जो हमारा रुझान है धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो हम विद्यार्थी हैं, अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो भाषा है, उसको हम कैसे अपनाएं। अभी बहुत सारा स्कूल इंग्लिश मीडियम में चलता है। पहले आपको संस्कृत मीडियम में ही पढ़ाई होती थी। जितने भी नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह थे, विदेशों से विद्यार्थी आते थे, तो वो संस्कृत जो उनका मुख्य विषय हुआ करता था। अब धीरे धीरे यहाँ के लोग संस्कृत ये है कि आप लोग सीखिए कुछ, जो भी है गीत, संगीत, नृत्य, नाटक इत्यादि के जो कार्यक्रम है, कोई स्कूल में ही कार्यक्रम आयोजित कीजिए। जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी बहुत ऐसा त्योहार है जिस पर अपने कला का प्रदर्शन कर सकते हैं, गीत संगीत को स्थापित कर सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब जो आप लोग अपने कला और संस्कृति के प्रति जागरूकता फैलाइए और अपने आसपास के लोगों को भी कहिए कि ये पुरानी चीजें जो है हमें कैसे सीखना है, उसे कैसे बचाना है। इन्हीं बातों के साथ मैं वाणी का विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग जो ये सेमिनार के माध्यम से जो सर बतलाए, जो हम बतलाए, उसका अनुसरण कीजिएगा और धीरे धीरे आने वाले समय में आप नई एक कलाकार के रूप में अपने को प्रदर्शित कीजिएगा। धन्यवाद।